तो दोस्तों, जहां हॉलीवुड में कई साल से सिनेमैटिक यूनिवर्स यानी कनेक्टेड मूवीज बन रही है, वहीं अब इंडिया में भी यही ट्रेंड शुरू हो चुका है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है मैड डॉग हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स, जिसकी फिल्में अभी काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर रही है और उनकी आपस में भी अच्छी बॉन्डिंग है। और रिसेंटली रिलीज हुई थामा मूवी में ऐसी बहुत सी डिटेल्स है जो कि इस फ्रेंचाइजी की बाकी मूवीज़ और रियल लाइफ से कनेक्ट होती है। वैसे तो मैं इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन आज मैं थामा फिल्म का ब्रेकडाउन और एनालिसिस करूंगा और बताऊंगा आपको इस मूवी के कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मूवी के मेन कंसेप्ट की, जो कि है वैम्पायर। यहाँ वैम्पायर को बेताल कहा गया है, पर वो दोनों ही बिल्कुल अलग अलग तरह के भूत है। हालांकि इन दोनों के ही असलियत में होने के कोई सबूत नहीं है, पर माइथोलॉजी और फोकलोर के हिसाब से बात की जाए तो वैम्पायर एक ऐसा इंसान होता है जो कि मरने के बाद किसी तरह जिंदा हो जाता है और वो खून पीना शुरू कर देता है। इससे वो अमर बन जाता है और काफी तेज और ताकतवर भी। पुरानी फिल्मों या कहानियों में वैम्पायर्स को माइंडलेस ज़ॉम्बीज की तरह दिखाया जाता था, जिनके दिल और दिमाग काम नहीं करते थे और वो बस लोगों का शिकार करके खून पीते थे। लेकिन ट्विलाइट जैसी मॉडर्न स्टोरीज में ये बदल चुका है, जहाँ वैम्पायर्स को जिंदा इंसान की तरह दिखाया जाता है। और यहाँ किसी इंसान को एक वैम्पायर बनने के लिए मरना जरूरी नहीं है, बल्कि यहाँ वैम्पायर के ब्लड में एक वायरस या जहर होता है, जो कि अगर आम इंसान के शरीर में चला जाए तो वो वैम्पायर बन जाता है। इस तरह के वैम्पायर हमने अभी रिसेंटली रिलीज हुई मूवी लोका चैप्टर 1 चंद्रा में भी देखे थे। लेकिन थामा के वैम्पायर थोड़े अलग टाइप के हैं। यहाँ पर जब एक बेताल किसी को काटता है तो वो इंसान मर जाता है और वैम्पायर बन के जागता है, जिसका दिल नहीं धड़कता और उसके पास पावर्स होती है। ये वैम्पायर भी ज़ॉम्बी जैसे नहीं है, बस उनकी क्रिएशन प्रोसेस ज़ॉम्बी टाइप की है। लोका चंद्रा मूवी के कंपेयर में यहाँ एक और फर्क ये है कि थामा के वैम्पायर धूप से नहीं जलते, बस उन्हें शुरुआत में धूप बुरी लगती है। पर लोका चंद्रा के वैम्पायर्स धूप से जलते हैं और सिर्फ नए वैम्पायर्स ही धूप में घूम सकते हैं। अब वैम्पायर की बात चल ही रही है तो ड्रैकुला को भी जान लेते हैं, क्योंकि फिल्म में एक बार इसका जिक्र किया गया है। कई लोग वैम्पायर और ड्रैकुला को एक ही समझते हैं, लेकिन ड्रैकुला एक नॉवेल और मूवी के कैरेक्टर का नाम है जो कि वैम्पायर था। और वो कैरेक्टर इतना फेमस हुआ था कि तब से लोगों ने ड्रैकुला को ही खून पीने वाले भूतों की प्रजाति मान लिया, जबकि वो सिर्फ एक आदमी का नाम था जो कि वैम्पायर प्रजाति का था। ये सब तो हो गई वैम्पायर्स की बात। अब बात करते हैं बेताल की। बेताल या वेताल इंडियन माइथोलॉजी का पार्ट है, जबकि वैम्पायर की ओरिजिन यूरोपियन माइथोलॉजी से है। और बेताल की कहानी वैम्पायर से भी बहुत ज़्यादा पुरानी है। हम सभी ने विक्रम बेताल के बारे में सुना है, जिसमें वो भूत राजा विक्रमादित्य को अलग अलग कहानियाँ सुनाता था। लेकिन यहाँ एक गलत फहमी ये है कि लोग विक्रमादित्य वाली कहानी के भूत का नाम बेताल समझते हैं, जबकि बेताल एक प्रजाति का नाम है। जब कोई अतृप्त आत्मा एक लाश के अंदर घुस जाती है तो इससे वो जिंदा हो जाता है और वो बन जाता है बेताल, जो कि अक्सर किसी शमशान में पाया जाता है और पीपल के पेड़ पे लटकता है। और जब तक उसकी अधूरी इच्छा पूरी नहीं होती तब तक वो बेताल भटकता रहता है और लोगों को परेशान करता है। लेकिन थामा फिल्म में बेताल को एक वैम्पायर की तरह दिखाया गया है, जिसकी ओरिजिन इंडियन माइथोलॉजी से जुड़ी है। यहाँ ऐसा बताया गया है कि बेताल को रक्तबीज को मारने के लिए बनाया गया था। रक्तबीज एक ऐसा राक्षस था जिसका खून जब जमीन पर गिरता था तो उससे एक नया रक्तबीज पैदा हो जाता था। तो असल में तो काली माँ ने उस राक्षस का खून पीकर उसे मारा था। लेकिन इस फिल्म में ये दिखाया गया है कि माँ ने रक्तबीज को खत्म करने के लिए बेताल नाम के प्राणी बनाए, जिन्होंने उस राक्षस का खून पीकर उसे मार दिया। पर ऑडियंस को ये बदलाव बुरा न लगे, इसलिए मूवी में काली माँ का नाम नहीं लिया गया है। उन्हें यहाँ सिर्फ देवी माँ कहा गया है और उनकी एक अलग तरह की मूर्ति दिखाई गई है, जो कि तुम्बाड़ फिल्म की देवी की मूर्ति से काफी मैच करती है। और इस मूर्ति का फिल्म के क्लाइमेक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आखिर में जब यक्षासन और आलोक की लड़ाई चल रही थी, तब यक्षासन ने आलोक को काट के उसे मार दिया था। उस वक्त उस मूर्ति से एक रोशनी निकली थी। वो रोशनी जहाँ से निकली थी वहाँ से वो मूर्ति क्रैक हो गई थी और उससे हार्ट जैसा शेप बन गया था। और ये हार्ट शेप आलोक के दिल की धड़कनों के साथ चमक रहा था। और ये दिल का धड़कना एक चमत्कार था, क्योंकि इससे पहले कभी किसी बेताल का दिल नहीं धड़का था। और उनके पुजारी के मुताबिक ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि देवी ने उन्हें श्राप से मुक्त करके एक नया थामा यानी लीडर दिया। मतलब जब यक्षासन ने नियम तोड़ के इंसानों का खून पिया और उसने धरती पे कब्जा करना चाहा, तो उस दिन से वो अपवित्र हो चुका था, इसीलिए उसे कैद कर दिया गया। और बिना थामा के बेतालों की प्रजाति भटक गई थी और उन्हें एक नए सरदार की जरूरत थी। इसीलिए पुजारी ने ये भविष्यवाणी की थी कि जिस बेताल का दिल धड़केगा वो उनका नया थामा बनेगा। और ये चमत्कार उनकी देवी की कृपा से ही हुआ।
इसीलिए आलोक के दिल के साथ वो मूर्ति का हार्ट शेप भी चमक रहा था। अब यक्षासन के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। यक्षासन को यहाँ बेतालों का पूर्वज यानी सबसे पुराना वैम्पायर कहा गया है, जिसने बाकी सबको बेताल बनाया था। इस बात का मतलब ये हो सकता है कि माँ काली ने रक्त बीज को मारने के लिए उस वक्त जितने बेताल बनाए थे, यक्षासन उन्हीं में से एक था, और शायद उसके बाकी साथी किसी जंग में मारे गए या यक्षासन ने खुद ही उन्हें मार के उनकी शक्ति छीन ली। ऐसा होना मुमकिन है क्योंकि फिल्म के क्लाइमेक्स में हमने देखा था कि जब वीरन नाम का एक बेताल आलोक से हार गया था, तब यक्षासन ने वीरन को काट के मार दिया और उसकी पावर्स एब्जॉर्ब कर ली। उसी सीन के बाद में यक्षासन के पीछे एक भूतिया परछाई दिखना शुरू हो गई थी, जो कि उसकी बढ़ी हुई पावर्स का सबूत था। फिर बाद में यक्षासन ने आलोक को भी काट के उसे मार दिया। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि एक ताकतवर बेताल दूसरे कमजोर बेताल को मार के उसकी शक्ति छीन सकता है। इसीलिए इस बात के बहुत चांस है कि अतीत में यक्षासन ने अपने बाकी साथियों को मार के उनकी पावर्स ले ली हो। इसके अलावा यक्षासन ने इतिहास में कई खतरनाक लोगों को भी मारा था, जैसे अंग्रेजों को। और सबसे बड़ी बात तो ये कि मूवी की स्टार्टिंग में उसे अलेक्जेंडर यानी सिकंदर पे हमला करके उसका खून पीते हुए दिखाया गया है। हालांकि वो सीन सिर्फ कॉमेडी के लिए था, लेकिन अगर उसे सीरियसली लिया जाए तो उस सीन से ये समझ में आता है कि सिकंदर भी बाद में वैम्पायर बन गया होगा, क्योंकि मूवी के लॉजिक के हिसाब से एक बेताल जब भी किसी को काटता है तो वो इंसान भी बेताल बन जाता है। वैसे सिकंदर के वैम्पायर होने वाली बात सिर्फ एक मजाक नहीं है। इतिहास के कुछ लोगों का ये मानना था कि अलेक्जेंडर इतना पावरफुल इसीलिए था क्योंकि वो एक वैम्पायर था। इसलिए फिल्म का वो सीन कॉमेडी के साथ एक असली र्यूमर से भी कनेक्ट होता है। मूवी में वैम्पायर से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग डिटेल ये है कि जब भी एक बेताल दूसरे बेताल के सामने रक्तरंबा बोलता है तो उस बेताल को अपने असली रूप में आकर सशक्त रंबा बोलना ही पड़ता है। मतलब वो एक खास मंत्र है जिससे वैम्पायर्स की पोल खोल सकते हैं। फिल्म में इसी मंत्र से पहले इंस्पेक्टर यादव ने ताड़का की असलियत पता लगाई थी और बाद में ताड़का ने उसी मंत्र से आलोक और यादव को एक दूसरे का बेताल रूप दिखाया था। मूवी में वैम्पायर्स के लुक की बात करें तो यहाँ उनका वही कॉमन डिजाइन यूज किया गया है जो कि अक्सर दिखाया जाता है, बड़े नुकीले दांत, लाल आंखें और तेज नाखून। इस फिल्म में दिखने वाले इसी फ्रेंचाइजी के दूसरे एक्टर्स की बात करें तो यहाँ हमें सबसे पहले दिखा जना यानी जनार्दन, जो कि स्त्री 1 और स्त्री 2 मूवी का एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। जना भेड़िया मूवी में भी दिखा था क्योंकि वो भास्कर का कजिन है और इस फिल्म में वो अपने कजिन के इलाज के लिए एल्विस करीम प्रभाकर से मिलने आता है, जो कि मुंजिया फिल्म का कैरेक्टर है और वो एक एक्सॉर्सिस्ट यानी भूत भगाने वाला तांत्रिक है। एल्विस से जुड़ी एक इम्पोर्टेंट डिटेल की बात करें तो हमें मुंजिया फिल्म में पुणे शहर दिखाया गया था जहाँ पे एल्विस का ऑफिस था, लेकिन थामा की स्टोरी दिल्ली की है तो एल्विस का दिल्ली में मौजूद होना एक मिस्टेक लग सकती है। पर मूवी में एक सीन है जो कि इस डाउट को क्लियर करता है। आलोक के पिता जब टीवी देख रहे थे तो उसमें एल्विस का एक्सॉर्सिज्म वाला शो चल रहा था, जो कि असल में मुंजिया फिल्म का सीन है और उस टीवी शो के दौरान वहाँ लिखा आ रहा था नाउ इन दिल्ली। तो इससे ये समझ में आता है कि एल्विस करीम प्रभाकर पुणे के अलावा अब दूसरे शहरों में भी जाकर काम कर रहा है और उसने जना को जो सलाह दी उससे यहाँ एंट्री होती है भेड़िया की। तो इस यूनिवर्स में पहले से वेयरवुल्फ यानी भेड़िया मौजूद था और अब यहाँ वैम्पायर भी जुड़ चुका है और उन दोनों में लड़ाई दिखाई जा रही है, जिसे सदियों पुरानी दुश्मनी कहा जा रहा है। ऐसी दुश्मनी कई मूवीज में भी दिखाई जा चुकी है, जैसे ट्विलाइट, अंडरवर्ल्ड, वैन हेल्सिंग और कुछ टीवी सीरीज में भी। लेकिन ये राइवलरी किसी माइथोलॉजी का पार्ट नहीं है। वेयरवुल्फ्स और वैम्पायर ये दोनों ही एक्चुअल मिथ है, पर उनकी ये राइवलरी टोटल फिक्शनल है, जिसे हॉलीवुड में काफी पसंद किया गया है और उसी को देखते हुए मैडॉक यूनिवर्स ने भी इसे अपना लिया है, जो कि देखने में बहुत मजेदार है। बस यहाँ फर्क ये है कि इस फ्रेंचाइजी में भेड़िया को बेताल के खून का प्यासा दिखाया जा रहा है, जिसे पीने से उसकी ताकत काफी बढ़ गई। और मूवी के एंड में ये भी बोला गया कि यक्षासन को हराने के लिए आलोक को भेड़िया का खून पीना पड़ेगा, जिससे उसकी शक्ति बढ़ेगी। तो ये दोनों प्रजातियों के एक दूसरे के खून पीने वाली बात सिर्फ इसी फिल्म में दिखाई गई है। आज से पहले ऐसा किसी मूवी में नहीं हुआ। और अब भेड़िया 2 फिल्म में आलोक और भास्कर आपस में लड़ते हुए दिखेंगे और एक दूसरे का खून पीना चाहेंगे। थामा फिल्म की एंडिंग में न सिर्फ भेड़िया 2 का सेटअप किया गया है, बल्कि यहाँ स्त्री के पार्ट 3 का भी हिंट मिलता है। एंडिंग में जब यक्षासन उस गुफा में कैद था तब वहाँ वो सरकटा भूत आता है, जिसे हमने स्त्री 2 मूवी में देखा था। उस फिल्म के एंड में स्त्री ने सरकटे को लावे में डुबा के मार दिया था, लेकिन फिर मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में अक्षय कुमार यानी सरकटे के वंशज के पास एक लोटा आया था जिसमें वही लावा भरा हुआ था, जो कि अक्षय के मुंह के अंदर चला जाता है और उससे वो एक राक्षस बन जाता है। तो थामा के एंड में जो सरकटा भूत दिखा वो उसका वंशज भी हो सकता है, या उसी वंशज ने बाद में वो लावे से सरकटे को बाहर निकाल लिया हो, इसीलिए उसका शरीर यहाँ जला हुआ था।
तो अब इस नए सरकटे की कहानी स्त्री 3 में दिख सकती है और कैद से निकला हुआ यक्षासन इंसानों का खून पिएगा और थामा 2 में आतंक मचाएगा। अब बात करते हैं कुछ ऐसी छोटी डिटेल्स की जो कि रियल लाइफ और इस यूनिवर्स की दूसरी मूवी से कनेक्ट होती है। इसमें सबसे पहले है नोरा फतेही का आइटम सॉन्ग। तो इस फिल्म में इंस्पेक्टर यादव जब ताड़का और आलोक को वैम्पायर्स की वो पार्टी में ले जाता है तो वहाँ पे वो नोरा फतेही को चंदेरी की रानी बोलता है, जिसका रीज़न ये है कि स्त्री पार्ट 1 में भी नोरा फतेही का एक आइटम सॉन्ग था और ये लड़की वही सेम डांसर है जिसने चंदेरी में कमरिया सॉन्ग पे नाचा था। लेकिन इस फिल्म में नोरा को भी एक वैम्पायर दिखा दिया गया और उसके पास भी पावर्स थी। अगली डिटेल की बात करें तो यहाँ जब जना आलोक को देखता है तो वो उसे बिट्टू बोलता है, जो कि उसके चंदेरी वाले दोस्त का नाम है। जना यहाँ इसलिए कंफ्यूज हुआ क्योंकि बिट्टू और आलोक की शक्ल काफ़ी मिलती है, जिसका रीज़न ये है कि बिट्टू का रोल करने वाले एक्टर अपार शक्ति खुराना और आलोक का रोल करने वाले एक्टर आयुष्मान खुराना रियल लाइफ में सगे भाई है। ये दोनों भाई अब एक ही फ्रेंचाइजी का पार्ट बन चुके हैं और शायद वो फ्यूचर की किसी मूवी में एक दूसरे से टकरा जाए। अब जब आयुष्मान की बात निकली ही है तो फिल्म में एक सीन है जहां आलोक के पिता उसे आशीर्वाद देते हुए आयुष्मान भवा कहते हैं। तो ये सीन भी आलोक के रियल नेम का एक रेफरेंस है। इसके अलावा जब आलोक के पिता इंस्पेक्टर यादव के पास ताड़का की कंप्लेंट करने जाते हैं तब यादव उन्हें बोलता है कि वो स्त्री है, कुछ भी कर सकती है। तो ये डायलॉग भी स्त्री मूवी का एक अच्छा रेफरेंस है। इस फिल्म में दिल्ली की कहानी दिखाई गई है तो यहाँ पे उस शहर से जुड़ी एक दो चीजें नजर आती है। आलोक जब एल्विस के ऑफिस से निकलता है तो ताड़का के कबीले वाले उसका पीछा करने लगते हैं। तब हमें 2 जगह पे अरविंद केजरीवाल के पोस्टर दिखते हैं जो कि दिल्ली के पुराने सीएम थे। फिर जब आलोक उन बेतालों से बचने के लिए एक बिल्डिंग की छत पे जाता है तो वहाँ पे हमें होटल अमन का बोर्ड नजर आता है जो कि दिल्ली की एक अच्छी होटल है। मतलब इन होटल वालों ने इस मूवी में अपना प्रमोशन किया है। इसके अलावा धारा ऑयल वालों ने भी अपना प्रमोशन किया है, इसीलिए उसका पोस्टर भी 2-3 बार दिखाया गया है। अब बात करते हैं मूवी की कुछ मिस्टेक्स की। वैसे तो फिल्म में ज़्यादा गलतियां नहीं दिखी, फिर भी यहाँ 3-4 छोटी मोटी गड़बड़ नजर आती है। सबसे पहली तो ये कि मूवी की स्टार्टिंग में जब आलोक जंगल में सेल्फी निकाल रहा था तभी उस पर एक भालू ने हमला कर दिया था, जिसकी वजह से उसका फ़ोन भी गिर गया था। फिर बाद में जब आलोक अपने घर गया तो उसके माँ बाप अपने बेटे को मरा हुआ समझ के उसका श्राद्ध कर रहे थे, जिसमें आलोक की वही फोटो लगी थी जब उस पर भालू ने हमला किया था। ये क्लियरली एक मिस्टेक है क्योंकि आलोक ने जैसी ही वो फोटो निकाली थी तभी उस पर वो भालू ने हमला कर दिया था। तो जब उसने वो फोटो किसी को सेंड ही नहीं की और ना ही कहीं पोस्ट की तो वो तस्वीर उसके माँ बाप के पास कैसे आ गई। अगली गलती की बात करें तो फिल्म में हमने देखा कि जब जना एल्विस से मिलता है तो वो बोलता है कि उसका कजिन भास्कर अब भेड़िया नहीं बन पा रहा है क्योंकि सरकटे ने उस पर हमला किया था। लेकिन स्त्री 2 मूवी के क्लाइमेक्स में हमने देखा था कि जब सरकटे ने भेड़िया को मारा था तो वो कुछ देर के लिए इंसान बन के बेहोश हो गया था, पर बाद में वो फिर से भेड़िया बन गया था और उसने बाकी लोगों का साथ दिया था, यहाँ तक कि वो आखिर में उस गुफा से भेड़िया के रूप में ही बाहर निकला था। तो भास्कर के ट्रांसफॉर्म ना होने वाली बात एक मिस्टेक है जिसे जानबूझकर आगे की स्टोरी के लिए क्रिएट किया गया है। इसके अलावा स्त्री 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में जना जब भास्कर को दिल्ली चलने बोलता है तो वो कहता है कि दिल्ली में वैम्पायर का खतरा है। हालांकि उस टाइम पर आलोक बेताल बनने का था और ऊपर से बेताल का खून पीने वाली बात एल्विस ने बाद में जना को बताई थी। तो भास्कर को पहले से ही दिल्ली में वैम्पायर के होने का पता होना एक मिस्टेक है जिसे स्त्री 2 मूवी में इसीलिए दिखाया गया था ताकि हमें थामा फिल्म का हिंट मिल सके। अगली गलती की बात करें तो फिल्म में हमें ये बताया गया है कि जब भी एक बेताल झूठ बोलता है तो उसके नाखून और दांत बाहर निकल जाते हैं, यहाँ तक कि अगर वो मजाक में भी झूठ बोले तो भी वैसा हो जाता है। लेकिन फिल्म की एंडिंग में जब आलोक ताड़का को बचाने जंगल में जाता है तो वो बोलती है कि वो वहाँ क्यों आया। तब आलोक मजाक में कहता है कि वो 12 सिंगा खाने आया है, पर उस वक्त उसके दांत और नाखून बाहर नहीं आए। तो ये एक छोटी सी गड़बड़ लगी। आखिरी मिस्टेक की बात करें तो फिल्म में इंस्पेक्टर यादव को भी एक वैम्पायर दिखाया गया है जो कि ताड़का को बोलता है कि उसने पिछले 172 साल से इंसानों और बेतालों के बीच संतुलन बना के रखा है। लेकिन मूवी में हमने ये देखा कि यक्षासन जो कि सभी बेतालों का लीडर था वो 75 साल से कैद में था और पहले यक्षासन ही ये डिसाइड करता था कि वैम्पायर्स को क्या करना है और किसका खून पीना है। तो जब यक्षासन सिर्फ 75 साल से ही कैद में था तो इंस्पेक्टर यादव 172 साल से क्या कर रहा था, जबकि इंसान और बेताल में संतुलन वाली बात तो यक्षासन के कैद में जाने के बाद ही शुरू हुई, उसके पहले वैसा कुछ नहीं था। तो दोस्तों ये था थामा फिल्म का एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I
silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me.